दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की ये जो कहानी है ये एक शॉर्ट स्टोरी और बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है, जो ट्रांसलेशन का जो पार्ट है, हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक चीज़ को आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द लास्ट विश। क्या मतलब हुआ? लास्ट का मतलब होता है अंतिम और विश का मतलब होता है इच्छा। द लास्ट विश मतलब कि अंतिम इच्छा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि पॉसिबल हो तो वर्ड मीनिंग को भी साथ में नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ जेस्टर वर्कड इन आ रॉयल कोर्ट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों आज की ये जो हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और जब पास्ट इंडेफिनिट में हम कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और जेस्टर एक नाउन है जिसका मतलब होता है मस्खरा या फिर हंसाने वाला व्यक्ति, जिसे विदूषक भी कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, आ जेस्टर मतलब कि एक मस्खरा, वर्कड काम करता था, इन आ रॉयल कोर्ट मतलब शाही दरबार में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वंस आ जेस्टर वर्कड इन आ रॉयल कोर्ट मतलब एक बार एक विदूषक या कह सकते हैं मस्खरा शाही दरबार में काम किया करता था। He was very clever। क्या मतलब हुआ? He was very clever। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर आप किसी भी तरह की कोई वर्ब का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और साथ में कोई नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो इस तरह का जो वाक्य यदि पास्ट में हो तो हमें वॉज या वर्ब का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और इस तरह का जो वाक्य होता है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ? ही वॉज वेरी क्लेवर। क्लेवर मतलब चालाक और ये एक एडजेक्टिव है। ही वॉज वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक था। ही वॉज नॉट ओनली गुड एट क्रैकिंग जोक्स बट वॉज क्लेवर इनफ टू हेल्प द किंग इन ऑफिशियल मैटर्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों क्रैकिंग जोक्स का मतलब होता है चुटकुले वगैरह सुनाना, उसे क्रैकिंग जोक्स कहा जाता है जो कि एक वर्ब है। तो उसने क्या, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉज नॉट ओनली गुड एट क्रैकिंग जोक्स मतलब वह सिर्फ चुटकुले सुनाने में मतलब कि चुटकुले सुनाने में ही अच्छा नहीं था, लेकिन वॉज क्लेवर इनफ, और वो इतना क्लेवर इनफ मतलब वो इतना होशियार था, इतना चालाक था, टू हेल्प की वो मदद करता था द किंग राजा की, इन ऑफिशियल मैटर्स। ऑफिशियल मैटर्स मतलब कि जो आधिकारिक काम वगैरह होते थे, जो मामले होते थे आधिकारिक मामले, उसके अंदर वो मदद भी किया करता था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वह जो था वो सिर्फ चुटकुले सुनाने में ही अच्छा नहीं था, बल्कि वो इतना भी होशियार था कि वो राजा की उनके जो ऑफिशियल मैटर्स थे मतलब जो उनके आधिकारिक जो कामकाज थे या जो आधिकारिक जो उनके मामले थे उनके अंदर भी वो उनकी मदद किया करता था। चलिए आगे देखिए। मैनी आ टाइम्स का मतलब होता है कई बार। मैनी आ टाइम्स द जेस्टर यूज्ड टू क्रैक जोक्स एट द किंग। क्या मतलब हुआ? दोस्तों यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया है और आपको इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में कोई भी काम बराबर हुआ करता था, मतलब कि आप कभी भी जब आप किसी भी वाक्य में किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी को मतलब कि निरंतरता को दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और आपको इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि यूज टू के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया क्रैक जोक्स मतलब कि चुटकुले सुनाना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? मैनी ए टाइम्स मतलब कि कई बार, द जेस्टर ये जो जेस्टर था, ये जो मस्खरा था, यूज टू क्रैक जोक्स मतलब चुटकुले सुनाया करता था एट द किंग मतलब कि राजा के ऊपर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो कई बार वो जो जेस्टर था, वो जो मस्खरा था, वो राजा के ऊपर भी चुटकुले सुनाया करता था, मतलब राजा के ऊपर, मतलब उनके बारे में। चलिए आगे देखिए। वन डे एक दिन, द
किंग फेल्ट इंसल्टेड अबाउट इट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट और इंसल्टेड का मतलब होता है अपमानित। फेल्ट इंसल्टेड मतलब अपमानित महसूस करना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वन डे एक दिन द किंग फेल्ट इंसल्टेड, जो राजा थे उन्होंने अपमानित, खुद को अपमानित महसूस किया अबाउट इट, इस बारे में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो एक दिन जो राजा थे उन्होंने खुद को इस बारे में अपमानित महसूस किया। और जैसा दोस्तों आपने देखा यहाँ पर इस स्टोरी में कि ये जो जेस्टर था, जो मस्करा था, वो राजा के ऊपर भी चुटकुले सुनाता था, तो इस वजह से उन्होंने अपने आप में मतलब खुद को अपमानित महसूस किया। चलिए आगे देखिए। He grew very angry and sad। दोस्तों ये जो ग्रीव है ये ग्रो की सेकंड फॉर्म है और इसके कई मतलब होते हैं। ग्रो का मतलब बढ़ना, उन्नति करना, तरक्की करना या फिर हो जाना भी होता है, और ये ग्रो की सेकंड फॉर्म है ग्रीव। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो वर्ड है एंग्री, एंग्री एक एडजेक्टिव है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां पर आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं या एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में यूज करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको किसी सपोर्टिंग वर्ब की जरूरत होती है। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एंग्री है, हम इसके साथ कोई भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एक एडजेक्टिव है। तो इसको वर्ब बनाने के लिए यहाँ पर इस वर्ब का सहारा लिया गया है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ग्रो की सेकंड फॉर्म है ग्रीव। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? ही ग्रीव वेरी एंग्री, मतलब कि वह बहुत नाराज हो गए, मतलब क्रोधित हो गए, एंड सैड, और कहा। गार्ड्स मतलब कि सिपाहियों या फिर कह सकते हैं सुरक्षा कर्मियों, सीज दिस मैन, मतलब कि इस आदमी को जब्त कर लो। सीज का मतलब होता है जब्त करना, पकड़ लेना, बंदी बना लेना। तो उन्होंने क्या कहा? गार्ड्स सीज दिस मैन, मतलब कि सुरक्षा कर्मियों इस आदमी को बंदी बना लो। पुट हिम इन पर्सन। दोस्तों यहाँ पर ये जो वर्ड है पर्सन, ये गलत लिखा है क्योंकि कहानी के अनुसार इसे प्रिजन होना चाहिए। तो आप इसे प्रिजन ही समझें, और एक बार मैं आपको उसकी स्पेलिंग बता देता हूँ। PRISON, प्रिजन मतलब कारागार या जेल। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? उन्होंने क्या कहा? गार्ड्स को उन्होंने बोला कि इस आदमी को बंदी बना लो। पुट हिम इन प्रिजन मतलब कि इसे कारागार में डाल दो। He will be hanged tomorrow। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है he will be hanged tomorrow, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको will be का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और will be के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? He will be hanged tomorrow, और हैंग का मतलब होता है फांसी देना, किसी को फांसी पर लटकाना। He will be hanged tomorrow, कल इसे फांसी पर लटकाया जाएगा। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि अगली सुबह, द जेस्टर वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है वॉज ब्रॉट, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो वाक्य है वो पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य कहलाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि जब आप कोई भी वाक्य बनाते हैं जहां पर आप पैसिव वॉइस का वाक्य बनाना चाहते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो आपको वॉज या वर्ब का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में थर्ड फॉर्म लगानी है। और ये ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है, ब्रिंग मतलब लाना, और ये ब्रॉट है। तो क्या मतलब हुआ? द जेस्टर वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट, जो जेस्टर था मतलब वो जो मस्खरा था उसे दरबार में लाया गया। द किंग आस्क्ड, आस्क मतलब पूछना, और ये सेकंड फॉर्म है। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। यू आर गोइंग टू बी हैंग्ड सून। क्या मतलब हुआ? यू आर गोइंग टू बी हैंग्ड सून मतलब यू आर गोइंग टू बी हैंग्ड सून, आपको जल्दी ही फांसी दी जाने वाली है। What is your last wish? और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या मतलब वो What is your last wish मतलब कि आपकी आखिरी या फिर कह सकते हैं आपकी अंतिम इच्छा क्या है। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये राजा साहब हैं और वो उस जो व्यक्ति है जो मस्खरा है जिसको फांसी की सज़ा दी जानी है उससे वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या होता है, फिर हमें पता चलेगा इस कहानी का लास्ट में क्या नतीजा निकलता है। चलिए आगे देखिए। द क्लेवर जेस्टर रिप्लाइड। क्या मतलब हुआ? और रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, और ये सेकंड फॉर्म है। द क्लेवर जेस्टर, ये जो चालाक जेस्टर था, मस्खरा था, रिप्लाइड उसने जवाब दिया।
योर मजेस्टी, योर मजेस्टी का मतलब है महाराज, मतलब कि महाराज, आई विश मतलब कि मेरी इच्छा है, टू डाई मरने की, ऑफ ओल्ड एज मतलब कि बुढ़ापे से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो चालाक मस्खरा था उसने जवाब दिया कि महाराज आई विश टू डाई ऑफ ओल्ड एज, मतलब कि मेरी जो इच्छा है मतलब मेरी बुढ़ापे में मरने की इच्छा है, या बुढ़ापे से मरने की इच्छा है, मतलब ठीक है। आगे देखिए, हा 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 मतलब क्यों हंसे। द किंग लाफ्ड लाउडली, ये जो राजा थे वो हंसे, लाउडली मतलब बहुत जोर से हंसे। बाय देन, बाय देन का मतलब होता है तब तक। और दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर आप ये लिखना चाहते हैं तब तक, तो उसके लिए बाय देन का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, बाय देन तब तक किंग्स एंगर। देखिए यहाँ किंग के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ करना होता है, जिसका मतलब होता है का, के, की। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बाय देन। और एंगर का मतलब नाउन, और ये एंगर एक नाउन है जिसका मतलब होता है गुस्सा या फिर क्रोध या नाराजगी। तो क्या मतलब हुआ, बाय देन तब तक किंग्स एंगर, जो ये राजा का क्रोध था, राजा का जो गुस्सा था, हैड सबसाइडेड। और सब साइड का मतलब होता है किसी चीज़ का ढल जाना, किसी चीज़ का खत्म हो जाना। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हेड के बाद सब साइडेड थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है दोस्तों कि पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, जो सब सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं, और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। चलिए, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बाय देन तब तक किंग्स एंगर, जो राजा का गुस्सा था, क्रोध था, हैड सबसाइडेड, वो कम हो चुका था, वो ढल चुका था, कह सकते हैं उनका जो गुस्सा था वो ठंडा पड़ चुका था। चलिए आगे देखिए, ही फॉरगिव द जेस्टर। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये फॉरगिव की सेकंड फॉर्म है फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, और फॉरगिव मतलब माफ कर दिया। तो क्या मतलब हुआ, ही फॉरगिव द जेस्टर, उन्होंने जेस्टर को मतलब मस्खरे को माफ कर दिया। चलिए दोस्तों आगे देखिए, आगे क्या होता है, द क्लेवर जेस्टर, ये जो द क्लेवर जेस्टर मतलब जो चालाक मस्खरा था, हैड सेव्ड हिज लाइफ विद हिज विट। क्या मतलब हुआ, यहाँ भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, हैड सेव्ड हिज लाइफ। ये जो चालाक मस्खरा था द क्लेवर जेस्टर हैड सेव्ड हिज लाइफ, उसने अपने जीवन को बचा लिया था, विद हिज विट। विद का मतलब होता है से, और कई बार इसका मतलब साथ होता है आमतौर पर, लेकिन यहाँ इसको कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया गया तो इसका मतलब यहाँ साथ नहीं है, इसका मतलब है से। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, से। विद हिज विट, हिज विट मतलब अपनी चालाकी से, कह सकते हैं अपनी बुद्धिमानी से, विट का मतलब बुद्धिमानी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ये जो चालाक मस्खरा था उसने अपने जीवन को बचा लिया था अपनी बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धिमानी से। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी का हर एक वर्ड अच्छे से समझ आया होगा। मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की आपको हर चीज़ समझाने की, और यदि मैं इस कोशिश में सफल हुआ हूँ और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा तरीका पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जो भी मैं अपलोड करूँ वीडियोज़, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इस तरह के वीडियोज़ देखते रहें। और दोस्तों यदि आपको आपकी तरफ से कोई भी सुझाव हो या कोई भी इस कहानी से रिलेटेड आप कोई मॉरल देना चाहते हो, सजेस्ट करना चाहते हो, तो आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। आपके जो भी सुझाव हो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और यदि आज की कहानी का कोई मॉरल हो जो आपकी समझ से हो तो अपने अनुसार मॉरल भी सजेस्ट करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।